जो किसान बधाई देने आए थे वे आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि सभी 8 प्रमुख शहरों से उपहार आए थे। वे न केवल उपहार भेज रहे थे, बल्कि उन्होंने 8 नवजात आत्मा अवस्था साधकों को 1000 पत्ती वाले शहर में एकत्रित होते भी देखा। यह पूरी तरह से प्रभावशाली था। ये फैन की शक्ति और 1000 पत्ती शहर की स्थिति को पूर्वी क्षेत्र के 8 शहरों द्वारा मान्यता दी गई। दोस्त, ये बधाई हो। आप सभी का 1000 पत्तों वाले शहर में आना एक बड़े सम्मान की बात है। मुझे उम्मीद है कि दोस्त ये को इस बात से कोई आपत्ति नहीं होगी कि हम अभी पहुंचे हैं। बिल्कुल नहीं। कृपया अंदर आइए। ये सभी व्यक्ति नवजात आत्मा अवस्था के प्रतिनिधि साधक थे, जिसका अर्थ था कि ये फैन को व्यक्तिगत रूप से उनका अभिवादन करना था। 1000 पत्तों वाले शहर के सबसे ऊंचे टॉवर, 1000 पत्तों वाले मंडप की सबसे ऊपरी मंजिल पर ये फैन ने साधकों के लिए आध्यात्मिक चाय बनाई। जन्मदिन मनाने की बजाय बैठकर खेतीबाड़ी पर चर्चा करना उनकी प्राथमिकता थी। यह सभी 9 नवजात आत्मा चरण साधकों के लिए एक साथ एकत्र होने का एक दुर्लभ अवसर था। सार्थक चर्चा में शामिल हुए बिना इस अवसर को बर्बाद करना नुकसानदेह होगा। बातचीत की शुरुआत विशालकाय केकड़ा शहर के नगर स्वामी रियल क्रैब द्वारा अपने दांव की व्याख्या के साथ हुई। दांव पर चर्चा करके अमर बनना और दूसरों के दांव के माध्यम से उसे बढ़ाना, ये साधकों के बीच आम बात थी। सभी को एक दूसरे के वृत्तांतों से महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। ये फैन ने अपने साधना पथ को समझाने के लिए कीमिया के ताओ का उपयोग किया। कीमिया और साधना के सिद्धांत जुड़े हुए थे। फाउंडेशन स्थापना से कोर निर्माण चरण तक की सफलता के दौरान बनाया गया कोर कीमिया का एक और रूप था। कभी कभी सभी लोग असमंजस में पड़ जाते थे, तो कभी कभी वे समझकर मुस्कुरा देते थे। जो दांव बताया जा सकता है वह स्थिर दांव नहीं है। ये फैन की कीमिया के बारे में दांव सुनने के बाद सभी को लगा कि उन्हें बहुत लाभ हुआ है, और उन्होंने ये फैन को अलग नजर से देखा। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि ये फैन न केवल एक नवजात आत्मा चरण साधक होगा, बल्कि एक चतुर्थ क्रम सरणी मास्टर और चतुर्थ क्रम कीमियागर भी होगा। विशेष रूप से बाद की 2 पहचानें इन नवजात आत्मा अवस्था साधकों के लिए ये फैन की तुलना में अधिक आकर्षक थीं, क्योंकि वे स्वयं एक नवजात आत्मा अवस्था साधक थे। पूर्वी क्षेत्र में नवजात आत्मा अवस्था साधक कम थे, और चौथे क्रम के रसायनज्ञ और व्यूकला के स्वामी तो और भी दुर्लभ थे। 1000 कछुआ शहर का पिछला सिटी मास्टर एक चौथे क्रम का कीमियागर था, हालांकि अब उसका ठिकाना अज्ञात था। जब इन नवजात आत्मा प्रभुत्ववादियों को कीमिया का अभ्यास करने की आवश्यकता होती थी, तो उन्हें अन्य क्षेत्रों में चौथे क्रम के कीमियागरों की तलाश करनी पड़ती थी। यदि कोई परिचित न हो तो कतार में लगना आवश्यक हो जाएगा। अब उनके पास चौथे दर्जे का रसायन शास्त्री और व्यूह रचना विशेषज्ञ था, जिससे उन्हें अनेक लाभ हुए। हर किसी की ये फैन के साथ संबंध बनाने की इच्छा बढ़ गई। आइए मास्टर ये की सफलता के लिए टोस्ट करें। विभिन्न प्रकार के आत्मिक फल और आत्मिक मदिरा को भंडारण थैलों से निकाला गया और हर कोई दिल खोलकर पी रहा था। भोजन का आनंद लेते हुए सभी नगर सामंतों ने थाउजेंड लीफ सिटी के साथ राजनयिक संबंध बनाने का विचार रखा। संदेशवाहक स्थापित करना, संचार साझा करना, यह सुविधाजनक था। कूटनीतिक संबंध ये परिवार के लिए भी फायदेमंद थे। स्वाभाविक रूप से ये फान मना नहीं करेंगे। जैसे जैसे अन्य 8 प्रमुख शहरों के साथ संबंध स्थापित हुए, 1000 पत्ती वाले शहर की स्थिति और अधिक सुरक्षित होती गई। ये फैन के दिमाग में आखिरकार एक सिस्टम प्रॉम्प्ट गूंज उठा। दीर्घकालिक कार्य को पूरा करने के लिए मेजबान को बधाई। परिवार का उदय 7 पूर्वी क्षेत्र के 9 शहरों पर हावी होना। पूरा दावे के लिए तैयार। इनाम का दावा करें। मेजबान को पुरस्कार प्राप्त करने के लिए बधाई। पारिवारिक प्रवेश, सुप्रीम अमर संसाधन, प्रतिभा में 3000 की वृद्धि, लाल सिस्टम लोड प्रविष्टि। ये परिवार के सदस्यों को तुरंत अपनी प्रतिभा में वृद्धि का एहसास हुआ। उनकी आध्यात्मिक जड़ों में गर्माहट का संचार हुआ। प्रतिभा में पिछली वृद्धि के साथ अधिकांश लोगों की आध्यात्मिक जड़ें पहले ही तीसरे स्थान पर पहुंच चुकी थीं। ग्रीन जियाओ की आध्यात्मिक जड़ दूसरे स्थान पर भी पहुंच गई थी। ये फैन ने तुरंत ये जिंतियन जैसे व्यक्तियों को उनकी प्रतिभा का परीक्षण करने के लिए बुलाया। साधारण आध्यात्मिक जड़ें दूसरे दर्जे की थीं, जबकि ग्रीन जियाओ की आध्यात्मिक जड़ पहली दर्जे की थी। ये फैन के दिमाग में एक साहसिक विचार आया, क्या ये जिनसेन की आध्यात्मिक जड़ भी टूट सकती है? ये जिनसेन की प्रतिभा ये परिवार में सबसे प्रबल थी। एक अलौकिक काष्ठ आध्यात्मिक शरीर होने के कारण उसकी काष्ठ आध्यात्मिक जड़ पहले ही उच्च स्तर पर पहुंच चुकी थी। वर्तमान में प्रतिभा में हुई वृद्धि के साथ अब वह कितना मजबूत हो सकता है? ये फैन ने तुरंत कई बार टेलीपोर्ट किया। ये परिवार के पास वापस आया और ये जिनसेन को बुलाया जो लिटिल रेड ड्रैगन के साथ खेल रहा था।
ये जिनसेन की आयु 14 वर्ष से अधिक नहीं थी, लेकिन उसकी साधना का स्तर पहले ही फाउंडेशन स्थापना चरण के शिखर पर पहुंच चुका था। उन्नति की ऐसी गति को प्रतिभा कहा जा सकता है। ये फैन ने ये जिनसेन की आध्यात्मिक जड़ों का परीक्षण करने के लिए एक स्पिरिट स्टोन निकाला। ताओ प्रकाश के 9 चक्र असाधारण रूप से आकर्षक थे। हालांकि ये फान को थोड़ी निराशा हुई। क्या यह प्रथम श्रेणी में नहीं पहुंच पाया और पौराणिक पृथ्वी आध्यात्मिक जड़ नहीं बन गया? नहीं, ये फान को तुरंत याद आ गया। ऐसा नहीं था कि ये जिनसेन ने सफलता नहीं पाई, लेकिन यह आत्मा पत्थर केवल प्रथम श्रेणी के आध्यात्मिक मूल तक ही परीक्षण कर सकता था। पूर्वी क्षेत्र में किसी ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति की कोई खबर नहीं थी जिसके पास पृथ्वी आध्यात्मिक मूल हो। ये फान को समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा स्पिरिट स्टोन कहां से प्राप्त करे जिससे पृथ्वी आध्यात्मिक मूल की जांच हो सके, और वह उसे छोड़ ही सकता था। भले ही ये जिनसेन की प्रतिभा संभवतः पौराणिक पृथ्वी आध्यात्मिक जड़ तक पहुंच गई हो, भले ही वह इस बार सफल न हो पाया हो, लेकिन अगली बार जब उसकी प्रतिभा बढ़ेगी या जब उसकी वंशशक्ति उन्नत होगी तो वह सफल हो सकता है। हालांकि ये जिनसेन लगभग 1 साल से फाउंडेशन स्थापना के चरम पर अटके हुए थे। उन्हें कोई सफलता क्यों नहीं मिली? सिद्धांत रूप में ये परिवार द्वारा प्रदान किए गए संसाधनों के साथ ये जिनसेन को पहले ही सफलता मिल जानी चाहिए थी। एक बार ये जिनसेन आगे निकल जाए तो प्रथम श्रेणी का गोल्डन कोर बनाने में कोई समस्या नहीं आएगी। क्या ये जिनसेन को अपनी साधना में कोई समस्या आई? ये फैन थोड़ा चिंतित था और उसने तुरंत अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करके ये जिनसेन की स्थिति का निरीक्षण किया। जल्दी ही ये फैन को कुछ गड़बड़ का पता चल गया। ये जिनसेन और लिटिल रेड ड्रैगन की खेती आपस में जुड़ी हुई लगती थी। ये जिनसेन की आध्यात्मिक आत्मा पर एक छोटा लाल अजगर कुंडली मारे बैठा था। ये फान को जानवरों पर कब्जा करने का तरीका पता था। बेशक वह हालात को समझता था। एक समान अनुबंध। ये जिनसेन और लिटिल रेड ड्रैगन के बीच एक समान अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। विशिष्ट पशु नियंत्रक, जैसे कि पशु नियंत्रण संप्रदाय, अपने पशुओं के साथ स्वामी सेवक अनुबंध पर हस्ताक्षर करते थे। अगर मालिक मर जाता है तो नौकर भी मर जाएगा। अगर नौकर मर जाता है तो मालिक पर असर तो पड़ेगा, लेकिन उतना ज्यादा नहीं, और कम से कम वे तो नहीं मरेंगे। हालांकि समान अनुबंध में एक पक्ष की मृत्यु दूसरे पक्ष पर बहुत अधिक प्रभाव डालेगी, जिससे उनकी आध्यात्मिक आत्मा को क्षति पहुंचेगी जो उन्हें जीवन भर आगे बढ़ने से रोक सकती है। बेशक कई प्रतिबंधों के साथ साथ इसके कई लाभ भी हैं। दोनों पक्ष प्रतिभा, जीवनकाल आदि साझा कर सकते हैं। ये फैन ने अनुमान लगाया कि ये जिनसेन का जीवनकाल अब उसके अपने नवजात आत्मा चरण से अधिक लंबा हो सकता है। जादुई जानवरों का जीवनकाल स्वाभाविक रूप से लंबा होता है, छोटे लाल जानवर की तो बात ही छोड़ दीजिए। ड्रैगन, जो देखने में बिल्कुल भी साधारण नहीं लगता, ये फान को शक था कि वह उससे ज्यादा जी पाएगा। समान अनुबंध की शुरुआत सिर्फ जादुई जानवरों वाले समूह द्वारा ही की जा सकती थी। ऐसा लग रहा था कि छोटे लाल ड्रैगन ने पहल की थी। ये फैन नहीं चाहता था कि उसका बेटा हमेशा के लिए छोटे लाल ड्रैगन से बंधा रहे, लेकिन अब जब अनुबंध पर हस्ताक्षर हो चुके थे तो ये फैन इसे रद्द करने में असमर्थ था। ये जिनसेन की स्थिति स्पष्ट हो गई थी। दोनों पक्षों ने अभी अभी एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। दोनों पक्षों की ताकतें धीरे धीरे संतुलित हो रही थीं। कोर संरचना चरण के शिखर पर छोटे लाल ड्रैगन के साथ ये जिनसेन जल्द ही कोर संरचना चरण को तोड़ देगा। भले ही वह साधना न करे, संभवतः सीधे मध्य कोर संरचना चरण तक भी पहुंच जाएगा। हालांकि छोटे लाल ड्रैगन का साधना स्तर धीरे धीरे ये जिनसेन के बराबर हो जाएगा। ये फान ने छोटे लाल ड्रैगन को गौर से देखा। यह छोटा लाल ड्रैगन इतना सरल नहीं था, बराबरी का सौदा भी नहीं कर पा रहा था। जब ये फैन ने देखा तो छोटा लाल ड्रैगन तुरंत ये जिनसेन की बाहों में घुस गया और उसे भयभीत होकर देखने लगा। ऐसा लग रहा था कि छोटे लाल ड्रैगन को पहले से ही एक परोपकारी व्यक्ति के महत्व का पता चल गया था। ये फान ने आ भरी। इस छोटे से लाल ड्रैगन में साजिश रचने की क्षमता थी। ये फैन को फिलहाल ये जिनसेन की सफलता के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। ये परिवार के अन्य सदस्यों का विकास भी स्थिर था। जितना अधिक ये फान ने 8 शहर से निपटा, उतना ही अधिक वह 10,000 सितारा डोमेन को समझता था। 10,000 सितारा क्षेत्र में पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर शामिल थे। पूर्व सबसे कमजोर था और पश्चिम सबसे मजबूत था। दक्षिणी क्षेत्र मुख्यतः संप्रदायों से बना था, जिसमें 3 संप्रदाय, 4 घर और 5 जागीरें थीं। पशु नियंत्रण संप्रदाय 3 संप्रदायों में से एक था। दक्षिणी क्षेत्र का पूर्वी क्षेत्र पर सबसे अधिक प्रभाव था, क्योंकि दक्षिण के शिष्य कभी कभी अनुभव या शरारत के लिए पूर्व की ओर चले आते थे।
दूसरी ओर उत्तरी क्षेत्र पर दो महान राजवंशों का नियंत्रण था। दो महान उत्तरी राजवंश उत्तरी फीनिक्स और यूलोंग थे। दोनों राजवंशों में से प्रत्येक एक पूरे पूर्वी क्षेत्र से मेल खा सकता था। हालांकि दोनों महान राजवंशों के बीच कई वर्षों से युद्ध चल रहा है और उनका प्रभाव क्षेत्र कभी भी उत्तरी क्षेत्र से आगे नहीं बढ़ा है। इसके अतिरिक्त 10,000 सितारा में दो प्रमुख लीडर बोर्ड हैं। महासागर, सच्ची ड्रैगन सूची और छिपी ड्रैगन सूची। ट्रू ड्रैगन सूची में 10,000 सितारा महासागर के शीर्ष 100 शक्तिशाली प्राणियों का रिकॉर्ड है। सच्चे ड्रैगन सूची में प्रवेश करने के लिए व्यक्ति को कम से कम नवजात आत्मा चरण के शिखर पर होना चाहिए। यहां तक कि शीर्ष 10 में शामिल सभी लोग दिव्यता रूपांतरण चरण के अभ्यासी हैं। हिडन ड्रैगन सूची में क्षमता का महत्व है और इसमें 80 वर्ष से कम आयु के ठीक 1,000 प्रतिभाशाली लोगों को शामिल किया गया है। और जो संगठन इन दोनों रैंकिंग को प्रकाशित करता है वह एक रहस्यमय संगठन है, तियानजी पैवेलियन। खैर, वास्तव में ऐसा लगता है कि ट्रांसमिग्रेटर्स इस नाम तियानजी पैवेलियन से कभी बच नहीं सकते। कोई नहीं जानता कि तियानजी पैवेलियन कहां से आया या इसके शक्तिशाली प्रतिभागी कौन हैं। हालांकि तियानजी द्वीप के तियानजी शिखर के शीर्ष पर स्थित दो लीडर बोर्ड को 10,000 सितारा महासागर के सभी साधकों द्वारा सबसे सटीक माना जाता है। ये फान ने जितना अधिक सीखा उतना ही उसे एहसास हुआ कि 10,000 सितारों वाले महासागर का पानी उसके विचार से कहीं अधिक गहरा था। अब पीछे हटने और साधना करने का समय है। ये फैन ने धीरे धीरे पर्दे के पीछे से काम करना शुरू कर दिया और थाउजेंड लीफ सिटी का प्रशासन ये जिंतियन को सौंप दिया। प्रत्येक शाखा का थाउजेंड लीफ सिटी में अपना निवास था। यदि 1000 पत्तों वाले शहर में कोई हलचल होती तो ये फैन को सबसे पहले पता चलता। पहले वर्ष में ये फैन प्रजनन में व्यस्त था और ये जिनसेन कोर फॉर्मेशन चरण में पहुंच गया था। दूसरे वर्ष में ये परिवार बच्चों को जन्म देने में व्यस्त था। तीसरे वर्ष एक बच्चे के रोने के साथ ये परिवार के 100वें सदस्य का जन्म हुआ। मेजबान दीर्घकालिक कार्य परिवार की जनसंख्या 4 पूरा करने के लिए बधाई। पुरस्कार संग्रह के लिए उपलब्ध हैं। ये परिवार की प्रजनन दर धीमी थी, आंशिक रूप से रक्त शक्ति के प्रभाव के कारण, जिससे सामान्य साधकों की तुलना में उनके लिए संतान उत्पन्न करना अधिक कठिन हो गया था। दूसरी ओर ये फैन ने जानबूझकर जनसंख्या बढ़ाने का प्रयास नहीं किया था। बढ़ती जनसंख्या परिवार विकास का एक पहलू था। हालांकि परिवार के प्रत्येक सदस्य की ताकत में वृद्धि का ये फैन पर अधिक प्रभाव पड़ा। सिस्टम इनाम का दावा करो। ये पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई, पारिवारिक आध्यात्मिक मूल ज्ञानवर्धक चाय और पारिवारिक भाग्य 500। बाइजे, जो गहरी नींद में था, अचानक जाग गया। उसकी साधना का स्तर चरम कोर गठन चरण तक पहुंच गया था। फिर वह फिर से लेट गया और सोता रहा। इस दृश्य ने लिटिल रेड ड्रैगन को अचंभित कर दिया। एक क्षण विचार करने के बाद लिटिल रेड ड्रैगन ने बाइजे के बगल में लेटने का फैसला किया। मजबूत बनने के लिए सोना, ये जिनसेन को कठिनाई में खेती करने के लिए छोड़ना। ये फैन ने बाइजे पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि पहले इनाम को देखा। ज्ञानवर्धक चाय पारिवारिक आध्यात्मिक जड़, जिसका वर्तमान ग्रेड भाग्य द्वारा बढ़ाया गया 4था क्रम है। एनलाइटनमेंट टी से उत्पादित चाय साधक के आत्मज्ञान को अस्थायी रूप से बढ़ा सकती है। लंबे समय तक इसके सेवन से आत्मज्ञान में वृद्धि हो सकती है। यह अत्यंत दुर्लभ है और प्रति वर्ष केवल 300 पत्तियां ही पैदा करती है। ये फैन ने अपने लिए एक कप बनाया और सिर्फ एक घूंट पीने के बाद उसे तुरंत साधना तकनीक के बारे में समझ में वृद्धि महसूस हुई। ज्ञानवर्धक चाय की एक पत्ती से बनी एक कप चाय पूरे दिन तक चल सकती है। थोड़े ही समय में ये फैन की नवजात आत्मा तकनीक की समझ शुरुआती स्तर से मामूली उपलब्धि के बिंदु तक बढ़ गई थी। यह प्रभाव कम से कम कहने के लिए भयावह था। हालांकि चतुर्थ क्रम ज्ञानोदय चाय केवल नवजात आत्मा चरण के साधकों के लिए ही उपयोगी हो सकती है। ये फैन ने पर्वत की मुख्य शिरा के शीर्ष पर ज्ञानवर्धक चाय का पेड़ लगाया। चूंकि इस बार उन्हें परिवार की आध्यात्मिक जड़ से पुरस्कृत किया गया था, इसलिए भविष्य में निश्चित रूप से और भी अधिक पुरस्कार मिलेंगे। ये फैन ने भविष्य में पारिवारिक आध्यात्मिक मूल की स्थापना के लिए शिखर सम्मेलन को अलग रखने की योजना बनाई, जिससे परिवार की पृष्ठभूमि में वृद्धि होगी। एक परिवार के पास कुछ अनमोल खजाने होने चाहिए जो अन्य परिवारों के पास नहीं होते। तब हर साल व्यापार के लिए 1 या 2 पत्ते निकालना एक असाधारण कीमती खजाना माना जाता था। अब ये फैन के पास ऐसे खजाने की रक्षा करने की क्षमता थी। चौथे वर्ष में ये जिन्हाई ने शिशु निर्माण अमृत लेने के बाद नवजात आत्मा चरण में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। अंततः ये परिवार को अपना दूसरा साधक मिला जो नवजात आत्मा तक पहुंच गया। अवस्था 5वें वर्ष में ये जिंतियन ने सफलता प्राप्त की।
छठे वर्ष में ये जिनफेंग ने सफलता प्राप्त की। शिशु रूपी जड़ी बूटी का उपयोग हो चुका था, शिशु निर्माण अमृत नहीं बचे थे तथा अन्य की प्रगति रुक गई थी। हजार द्वीप गुप्त क्षेत्र के पुनः खुलने में अभी भी 10 वर्ष से अधिक का समय बाकी था। ये फैन ने अन्य नवजात आत्मा साधकों से शिशु रूपी जड़ी बूटी के बदले में कुछ देने के बारे में पूछा, लेकिन किसी के पास देने के लिए कुछ नहीं था। ये परिवार अचानक एक अड़चन में फंस गया था और कोर फॉर्मेशन चरण तक पहुंचना एक कठिन समस्या बन गई थी। कुछ समय तक ये फैन को कोई समाधान नहीं मिल सका। पिछले कुछ वर्षों में ये फैन का व्यक्तित्व धीरे धीरे कम होता गया, यहाँ तक कि वह सार्वजनिक रूप से भी कम ही दिखाई देते थे। कई लोग धीरे धीरे इस नवजात आत्मा मंच के बुजुर्ग ये फैन को भूलने लगे। 1000 पत्तों वाला द्वीप, उत्तरी शहर का दरवाजा। शहर के दरवाजे के बाहर एक विशाल जादुई जानवर उतरा। तो यह 1000 पत्तों वाला शहर है? बिल्कुल भी प्रभावशाली नहीं, एक युवा दिखने वाले किसान ने तिरस्कारपूर्वक कहा। ठीक है, चलो अब शहर में प्रवेश करते हैं और पता लगाते हैं कि ये परिवार कहाँ है। अब जब 1000 लीफ सिटी ने 1000 टॉर्टॉइस सिटी पर कब्जा कर लिया है, तो ये परिवार को 1000 लीफ सिटी में पैर जमाना होगा। अग्रणी किसान ने अपना सिर उठाया और ठंडी निगाहों से 1000 पत्तों वाले शहर की ओर देखा। हाँ परिवार, मैंने पहले भी कहा है, मैं संप्रदाय समृद्धि वापस आऊंगा। इस बार मैं अपनी जी एयर का बदला लूंगा। छोटे कुन, पहले तुम स्टोरेज बैग में वापस जाओ। संप्रदाय समृद्धि ने अपनी नई पशु महारत को एक भंडारण बैग में रखा, एक बड़ा कदम उठाया और 1000 पत्ती शहर में प्रवेश किया। इस बार संप्रदाय समृद्धि ने अपनी खोई हुई जी एयर का बदला लेने की ठान ली थी। संप्रदाय समृद्धि ने ये परिवार के लिए परेशानी खड़ी करने में कोई जल्दबाजी नहीं की। पूर्वी क्षेत्र की उनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य पशु नियंत्रण संप्रदाय की युवा पीढ़ी के पहले प्रतिभाशाली व्यक्ति को प्रशिक्षण के लिए लाना था। उनकी यात्रा का उद्देश्य पूर्वी क्षेत्र की युवा पीढ़ी पर अपना प्रभाव डालना था। 1000 पत्तों वाले शहर के अंदर एक गोल इमारत के भीतर लड़ाई शुरू होने वाली थी। एक युवा साधक एक सिंह राक्षस पर सवार होकर उसके सामने खड़े कोर फॉर्मेशन स्टेज साधक को घृणा से देख रहा था। एक झपट्टे से राक्षस सिंह ने किसान की सुरक्षा कवच को तोड़ दिया और किसान को अखाड़े से बाहर फेंक दिया। क्या पूर्वी क्षेत्र के किसानों का यही स्तर है? युवा किसान के शब्द पूर्वी क्षेत्र के किसानों के प्रति तिरस्कार से भरे थे। हालांकि पूर्वी क्षेत्र के किसान जवाब नहीं दे सके, उनके चेहरे लटके रहे। ब्लैक रॉक लायन, जो कि मध्य कोर संरचना का जानवर है, यहां तक कि अंतिम कोर संरचना चरण का एक सामान्य साधक भी इसे आवश्यक रूप से पराजित नहीं कर सकेगा। युवा पीढ़ी इसका मुकाबला नहीं कर सकी और पुरानी पीढ़ी के लिए आगे आना असुविधाजनक था। क्योंकि यह युवक पशु नियंत्रण संप्रदाय का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। म्यूशी को छिपे हुए ड्रैगन की सूची में 996वां स्थान मिला, एक प्रतिभाशाली पशु प्रशिक्षक। ऐसा मत सोचो कि छिपे हुए ड्रैगन की सूची में 996वां स्थान पाना कोई छोटी बात है। पूरे पूर्वी क्षेत्र में ऐसा कोई भी नहीं था जो इस सूची में जगह बना सके। मूशी ने पूर्वी क्षेत्र की युवा पीढ़ी को स्पष्ट रूप से चुनौती दी। यदि पुरानी पीढ़ी मूशी को नुकसान पहुंचाती है, तो उन्हें इस बारे में सोचना होगा कि क्या वे पशु नियंत्रण संप्रदाय के एक नवजात आत्मा चरण साधक के क्रोध का सामना कर सकते हैं। छिपे हुए ड्रैगन सूची से ऐसी चुनौतियां पूर्वी क्षेत्र में पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन पूर्वी क्षेत्र के युवा किसानों के पास अपमान सहने के अलावा कोई चारा नहीं था। आखिरकार उनके अपने कौशल उतने अच्छे नहीं थे। म्यूशी को देखते हुए, जिसने पूरे दर्शकों को दबा दिया, संप्रदाय समृद्धि के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। हर बार जब पशु नियंत्रण संप्रदाय का कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति छिपे हुए ड्रैगन की सूची में दिखाई देता था, तो वे अपने शिष्यों की अदम्य भावना को विकसित करने, पशु नियंत्रण संप्रदाय की शक्ति का प्रदर्शन करने और फिर उच्च रैंकिंग को चुनौती देने के लिए पूर्वी क्षेत्र का दौरा करते थे। म्यूशी के बढ़ते उत्साह को देखते हुए संप्रदाय समृद्धि को पता था कि म्यूशी की गति अजेय थी। ठीक इसी समय एक आकृति रिंग में कूद पड़ी। यह आकृति बहुत युवा लग रही थी। वह छोटी सी आकृति नहीं जो साधकों में युवावस्था में लौटने पर आ जाती है, बल्कि दिखने में युवा ही थी, अधिक से अधिक 13 या 14 वर्ष की। म्यूशी ने भौहें चढ़ाई। क्या पूर्वी क्षेत्र इतना गिर गया है कि एक बच्चा जिसके बाल भी पूरी तरह से नहीं बढ़े हैं, उसे भी आगे आना पड़ेगा? म्यूशी की बातें सुनकर ये जिनसेन नाखुश हो गए। तुम ही हो जिसके बाल अभी तक नहीं उगे हैं। छोटे बच्चों के लिए उन्हें बहुत छोटा समझा जाना सबसे अधिक कष्टदायक था। अगले ही क्षण ये जिनसेन से मध्यकोर संरचना चरण की आभा फूट पड़ी। जादू आकाश पहुंच लकड़ी। सतह के नीचे से एक विशाल वृक्ष उभरा, जिसकी अनगिनत जड़ें म्यूशी की ओर फैली हुई थीं। ये जिनसेन के अचानक विस्फोट ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया।
कई लोगों ने तो अपनी आंखें जोर से रगड़ी, उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे मतिभ्रम कर रहे हों। क्या 13 या 14 साल का बच्चा कोर फॉर्मेशन के मध्य चरण में था? दुनिया पागल हो गई है। यह पुष्टि करने के बाद कि वे गलत नहीं थे, कई किसानों का सिर शर्म से झुक गया। जब उन्होंने सोचा कि वे 2 या 300 वर्ष की आयु में भी प्रारंभिक कोर निर्माण चरण में थे, तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपना पूरा जीवन साधना में बर्बाद कर दिया हो। म्यूशी अपनी प्रतिभा के अनुरूप तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एक एस्केप लाइट में बदल गया और तेजी से ये जिनसेन के जादू के दायरे से बच निकला। 10,000 पेड़ों का जंगल। एक और कोर फॉर्मेशन मंत्र, एक पल में पूरा क्षेत्र पेड़ों के समुद्र में बदल गया, अनगिनत शाखाएं हथियारों में बदल गईं और एक आदमी और एक जानवर की ओर बढ़ गईं। यह सब कुछ नहीं था। मंत्र, लकड़ी अमर तलवार, लकड़ी अमर दानव। एक के बाद एक जादू, मानो पैसा कोई मुद्दा ही नहीं था, आदमी और जानवर की ओर तेजी से बढ़ रहा था। म्यूशी और ब्लैक रॉक लायन को हर जगह इतनी बुरी तरह से मारा गया कि वे पलटवार भी नहीं कर सके। दर्शक पहले से ही शब्दों से परे स्तब्ध थे। इतने सारे मंत्रों के साथ दर्शक पहले से ही अचंभित थे, शब्दों से परे। इतने सारे मंत्रों के साथ इस बच्चे का स्वर्णिम सार कितना शुद्ध होगा, उसकी आध्यात्मिक शक्ति कितनी प्रबल होगी। उन्हें यह नहीं पता था कि लिटिल रेड ड्रैगन के साथ अनुबंध करने के बाद ये जिनसेन की आध्यात्मिक शक्ति सामान्य साधकों की तुलना में दर्जनों गुना अधिक थी। वह इसे समाप्त करने के बारे में चिंतित नहीं था। ये जिनसेन ने खुद को एक मानव तोप में बदल लिया और लगातार हमला करता रहा। म्यूशी की आंखें तेजी से लाल हो रही थीं। एक छिपे हुए ड्रैगन रैंक वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति होने के नाते उसका जीवन हमेशा सहज रहा, किसी ने भी उसे धमकाने की हिम्मत नहीं की। रक्त जानवर शरीर सक्रिय करें। म्यूशी की गति के साथ ब्लैक रॉक लायन से लाल ऊर्जा की धाराएं निकलीं और म्यूशी के शरीर में विलीन हो गईं। म्यूशी की आभा स्पष्ट रूप से बढ़ गई। बीस्ट ब्लड फिजिक एक अद्वितीय संविधान बीस्ट टैमर्स के लिए सबसे उपयुक्त शारीरिक संरचनाओं में से एक है। इससे उन्हें अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपने जानवर की शक्ति उधार लेने की अनुमति मिलती है। कुछ ही क्षणों में म्यूशी की आभा कोर संरचना के अंतिम चरण को तोड़ चुकी थी। हालांकि ब्लैक रॉक लायन अपनी शक्ति उधार लिए होने के कारण तुरंत ही सुस्त दिखाई देने लगा। म्यूशी को अपने पालतू जानवर की कोई परवाह नहीं थी। उसके लिए जानवर बस उसके औजार थे। जादुई कला। रक्त भाला। एक के बाद एक रक्तलाल भाले बनते गए और फिर ये जिनसेन पर गिर पड़े। जादू कला, रक्त ड्रैगन। म्यूशी ने अपना जवाबी हमला शुरू कर दिया। अस्थायी रूप से अपने साधना स्तर को कोर संरचना के अंतिम चरण तक आगे बढ़ाते हुए म्यूशी का आक्रमण काफी अधिक शक्तिशाली हो गया था। ये जिनसेन की अधिकांश जादू कलाएं तुरंत बाधित हो गईं, जिससे वह नुकसान में आ गया। इससे पहले म्यूशी ने अपनी असली पहचान बताए बिना केवल जानवर नियंत्रण संप्रदाय से एक साधारण प्रतिभाशाली होने का दावा किया था। अब उसका शरीर उजागर हो गया था और उसकी पहचान अब और नहीं छिपाई जा सकती थी। वहां उपस्थित कई साधकों ने म्यूशी को पहचान लिया। वह जानवर नियंत्रण संप्रदाय का वह रक्त दानव तामीर करने वाला मूशी है जो छिपे हुए ड्रैगन सूची में 996वें स्थान पर है। मूशी की पहचान आखिरकार उजागर हो गई। दक्षिणी क्षेत्र का पूर्वी क्षेत्र से घनिष्ठ संबंध है और वहां केवल कुछ ही लोग हैं जो हिडन ड्रैगन सूची में शामिल हो सकते हैं। म्यूशी की अनोखी बनावट के सामने आने के बाद उसे पहचानना मुश्किल नहीं था। लोग चिंता से ये जिनसेन को देखने लगे। पूर्वी क्षेत्र ने आखिरकार एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को जन्म दिया, वे उसे खोना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ये जिनसेन युवा था, उसका खून जल रहा था। म्यूशी को भागते देख वह अब खुद को रोक नहीं सका। एक अनोखा संविधान किसके पास नहीं है। ये जिनसेन के पीछे एक बार फिर ऊंचे पेड़ों का दृश्य दिखाई दिया। 10,000 पेड़ों का जंगल। वही जादुई कला, लेकिन इथरियल वुड स्पिरिचुअल बॉडी वाले किसी व्यक्ति द्वारा की गई जादुई कला सामान्य जादुई कला से निश्चित रूप से भिन्न होती है। जमीन से अनगिनत विशाल वृक्ष उग आए और मूशी को पूरी तरह से घेर लिया। इनमें से प्रत्येक विशाल वृक्ष ऐसा नहीं था जिसे कोर फॉर्मेशन चरण का साधक समझ सके। ऐसा लग रहा था जैसे दर्जनों कोर फॉर्मेशन चरण साधक एक साथ म्यूशी पर हमला कर रहे हों। यह दृष्टि एक और अद्वितीय संविधान इथरियल वुड आध्यात्मिक शरीर। सभी ने तेज सांस ली। एक और प्रतिभाशाली व्यक्ति। ये जिनसेन के प्रकोप के सामने उन्नत साधना के बावजूद म्यूशी अभी भी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं था। जैसे ही ऐसा लगा कि म्यूशी हारने वाला है, ये जिनसेन ने अचानक अपना हमला रोक दिया। मैं तुम्हें एक जानवर बनाकर छोड़ दूंगा, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है न। एक विशाल वृक्ष ने ब्लैक रॉक लायन को एक पिंजरे में बदल दिया और उसे आसानी से फंसा लिया।
ये जिनसेन की बातें सुनकर जोंगशेंग को एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ, मानो उसने ये बातें पहले कहीं सुनी हो। फिर उसने कहा, तुम ये परिवार से हो, है ना? ये जिनसेन से पराजित होने के बाद म्यूशी इसे स्वीकार नहीं कर सका। वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था जिसे एक छोटे शहर के व्यक्ति ने हरा दिया था। म्यूशी के लिए पूर्वी क्षेत्र एक पिछड़ा क्षेत्र था, वहां का कोई भी युवा साधक उसे हरा नहीं सकता था। मैं नहीं हारा हूं, मैं नहीं हारूंगा। अपनी आंखों में दृढ़ निश्चय के साथ म्यूशी अचानक ये जिनसेन की ओर झपटा, जो ब्लैक रॉक लायन का अवलोकन कर रहा था। मारना। म्यूशी ने अपनी जादुई शक्ति जला दी और ये जिनसेन को मौत के घाट उतारने की कसम खाई। अगले ही क्षण जमीन से एक विशाल वृक्ष फूट पड़ा। म्यूशी की रक्षात्मक जादुई कला पूरी तरह से बेअसर रही। विशाल पेड़ की शाखा सीधे उसके शरीर में घुस गई। म्यूशी को केवल अंधकार ही दिखाई दे रहा था, उसके बाद वह अंधकार में डूब गया। ये जिनसेन ने अपने होठों को सिकोड़ लिया, वह सिर्फ पुण्य जमा कर रहा था और मारना नहीं चाहता था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह मार नहीं सकता था। छिपे हुए ड्रैगन सूची से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति अचानक गायब हो गया, जिससे साधक आश्चर्यचकित हो गए और संप्रदाय समृद्धि अचंभित रह गई। साधकों ने ये जिनसेन को चिंता से देखा। यह प्रतिभाशाली व्यक्ति नवजात आत्माक्षु नियंत्रण संप्रदाय से था और उसकी ऐसे ही मृत्यु हो गई। अगर इस युवक को कोई सहारा न मिले तो वह निश्चित रूप से मुसीबत में पड़ जाएगा। एक क्षण बाद संप्रदाय समृद्धि को होश आ गया, उसके हत्यारे इरादे आसमान छूने लगे। म्यूशी की मृत्यु हो चुकी थी। अगर वह अब पशु नियंत्रण संप्रदाय में वापस भी लौटता तो उसे सजा मिलती, शायद मौत से भी ज्यादा दर्दनाक। छिपे हुए ड्रैगन सूची से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति एक नवजात आत्मा चरण साधक के बराबर मूल्यवान था। धिक्कार है, ये परिवार, तुम सचमुच मौत के लायक हो। संप्रदाय समृद्धि ने ये जिनसेन को घूरा, यह व्यक्ति जरूर ये परिवार से होगा। संप्रदाय समृद्धि पागल हो गई थी, उसका मन ये परिवार के विचारों से भरा हुआ था। कुन एर, मेरे लिए उसे मार डालो। यदि पशु नियंत्रण संप्रदाय की प्रतिभा मर चुकी है तो ये परिवार की प्रतिभा को भी जीवित रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ये जिनसेन भले ही प्रतिभाशाली हो, लेकिन जब उस पर 2 कोर फॉर्मेशन पीक स्टेज द्वारा हमला किया गया तो वह भी खतरे से घिरा हुआ था। वे बड़े को आमंत्रित करने के लिए छोटे को पीट रहे थे, यह पूरी तरह से घृणित बात है। हालांकि क्या आप केवल मदद के लिए कॉल कर सकते हैं? बड़े भाई, कोई मुझे मारना चाहता है, जल्दी करो। ये जिनसेन ने अपनी बुद्धि का उपयोग किया और जोर से चिल्लाया। अंतरिक्ष फट गया और एक आकृति प्रकट हुई जो ये जिनसेन के सामने आ खड़ी हुई। इन वर्षों में ये जिनतियन 1000 पत्ती वाले शहर में हर चीज का प्रभारी था। ये जिनसेन की आवाज सुनकर ये जिनतियन तुरंत प्रकट हुआ। यह तुम हो? ये परिवार का बदमाश संप्रदाय समृद्धि हैरान थी, उसने स्पष्ट रूप से ये जिनतियन को पहचान लिया। लेकिन वह विश्वास नहीं कर सका कि ये परिवार का कोर फॉर्मेशन स्टेज साधक वास्तव में नवजात आत्मा चरण तक पहुंच गया था। ये जिनतियन ने भी संप्रदाय समृद्धि को मान्यता दी, इसलिए यह बूढ़ा व्यक्ति था। 1 दशक से भी अधिक समय पहले ये फैन केवल कोर फॉर्मेशन स्टेज के चरम पर था और जानवर नियंत्रण संप्रदाय में एक नवजात आत्मा चरण था। ये फैन ने संप्रदाय समृद्धि के जीवन को बख्शा। अब यह कल्पना करना कठिन था कि संप्रदाय समृद्धि ने परेशानी पैदा करने की हिम्मत की और यहाँ तक कि ये परिवार की प्रतिभा को भी निशाना बनाया। ये जिनतियन के अंदर ताओ तलवार एक पल में उड़ गई। एक ही वार से कोर फॉर्मेशन स्टेज बीस्ट कुन एर की मृत्यु हो गई। कुन एर, मेरा कुन एर। संप्रदाय समृद्धि ने मुंह भर खून थूक दिया। उसका कुन एर चला गया और वह भी चला जाने वाला था। इस समय वहां खड़े किसानों को यह बात समझ में आ गई। उन्होंने सोचा कि यह कोई अजीब प्रतिभा है, लेकिन बाद में पता चला कि यह ये परिवार से था। उस स्थिति में अचानक सब कुछ समझ में आ गया। हालांकि ये परिवार को एक और नवजात आत्मा चरण कब मिला? उन्होंने ये जिनतियन को पहचान लिया, जो 1000 पत्ती वाले शहर का वास्तविक प्रभारी व्यक्ति था। लेकिन क्या वह पहले कोर फॉर्मेशन स्टेज पर नहीं था? वह नवजात आत्मा अवस्था में कब पहुंचा? ये परिवार कितनी नवजात आत्मा अवस्थाएं छिपा रहा है? क्या उनके पास सचमुच दिव्यता परिवर्तन अवस्था के साधक हैं? सभी किसान जितना अधिक इसके बारे में सोचते गए, उतना ही अधिक भयभीत होते गए। ये परिवार में निश्चित रूप से इन 2 नवजात आत्मा अवस्था साधकों से अधिक हैं। तलवार की एक चमक और संप्रदाय समृद्धि पूर्वी क्षेत्र में मृत हो गई। ये जिनतियन ने अपनी ताओ तलवार वापस खींच ली और भीड़ को एक छोटा सा प्रणाम किया। सब लोग, आज की परेशानी के लिए मुझे माफ करना। मैं ये परिवार से ये जिनसेन हूँ, कृपया आगे से इनका ध्यान रखना। ये जिनसेन को देरसवेर पदार्पण करना ही था। अब जब उसका पर्दाफाश हो चुका था तो उसे छिपने की कोई जरूरत नहीं थी।
भीड़ युवा ये जिनसेन को देखकर विस्मय से भर गई। ये परिवार पहले से ही मजबूत था और पूर्वी क्षेत्र में शीर्ष परिवार के रूप में उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ रही थी। अब हिडन ड्रैगन रैंक से एक और प्रतिभाशाली व्यक्ति सामने आया। यह एक अच्छी तरह से अर्जित उपाधि थी। ये जिनसेन ने म्यूशी को हराया, स्वाभाविक रूप से म्यूशी की रैंकिंग पर कब्जा कर लिया। यह भी पहली बार था कि ये परिवार से कोई व्यक्ति हिडन ड्रैगन रैंक में पहुंचा। पशु नियंत्रण संप्रदाय में जिस क्षण म्यूशी का जीवन ताबीज टूट गया, उसने तुरंत पूरे पशु नियंत्रण संप्रदाय को चिंतित कर दिया। अच्छा नहीं, म्यूशी मर गया है। यहां तक कि नवजात आत्मा संप्रदाय मास्टर भी बाहर आ गया। क्या म्यूशी सेक्ट प्रॉस्पेरिटी के साथ प्रशिक्षण के लिए पूर्वी क्षेत्र नहीं गया था? वह अचानक मुसीबत में क्यों पड़ गया? सेक्ट प्रॉस्पेरिटी कहाँ है? संप्रदाय समृद्धि भी मर चुकी है। जांच करें, हमें पता लगाना होगा कि हमें निशाना बनाने की हिम्मत किसने की। जानवर नियंत्रण संप्रदाय। 3 दिन बाद ये परिवार के बारे में जानकारी प्राचीन पशु नियंत्रण संप्रदाय को दी गई। ये परिवार ने यह किया? हाँ। क्या अब हम बदला लेंगे? बदला लो मेरे गधे। क्या तुमने नहीं देखा कि यह मुशी ही था जिसने सबसे पहले उन परेशानियों को शुरू किया था? बिल्कुल, यह हमारे जानवर नियंत्रण संप्रदाय की गलती है। हम ये परिवार को दोष नहीं दे सकते, हमें इसके बजाय माफी मांगनी चाहिए। उप संप्रदाय प्रमुख, आपको व्यक्तिगत रूप से जाना चाहिए। पशु नियंत्रण संप्रदाय के वृद्ध कुलपति ने अपने साधना स्तर को देखा जो कि प्रारंभिक नवजात आत्मा चरण के चरम पर था और अचानक महसूस किया कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की मृत्यु कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि ये परिवार के साथ खिलवाड़ करना वास्तव में एक गंभीर मामला था। कोई भी वास्तव में नहीं जानता कि ये परिवार वास्तव में कितना शक्तिशाली है। क्या यह वास्तव में अफवाह हो सकती है कि उनके पास दिव्यता परिवर्तन चरण में एक साधक है? इस बीच ये परिवार में ये जिन्हाई को ये फान मिला। पिताजी, मैं दक्षिणी क्षेत्र जाना चाहता हूँ। ये फैन ने अपने हाथ में चाय रख दी और ये जिन्हाई की ओर देखा। तुम अचानक दक्षिणी क्षेत्र क्यों जाना चाहते हो? ये जिन्हाई ने फिर अपनी योजना बताई। पूर्वी क्षेत्र में एक ये परिवार पहले से ही पर्याप्त है। यदि दीर्घायु संप्रदाय पूर्वी क्षेत्र में बढ़ना चाहता है तो यह अनिवार्य रूप से ये परिवार के साथ संघर्ष करेगा। इसके बजाय एक पूरी तरह से नया युद्ध क्षेत्र खोलना बेहतर है। पूर्वी क्षेत्र में कृषक कुलों का प्रभुत्व है, जबकि दक्षिणी क्षेत्र में संप्रदायों का प्रभुत्व है। दक्षिणी क्षेत्र दीर्घायु संप्रदाय के लिए सबसे उपयुक्त युद्ध क्षेत्र है। वास्तव में ये जिन्हाई के मन में यह विचार काफी समय पहले आया था, लेकिन उस समय उनका साधना स्तर केवल मूल गठन चरण पर था। परिस्थितियां परिपक्व नहीं थीं। अब परिस्थितियां परिपक्व हो चुकी थीं। दीर्घायु संप्रदाय स्वतंत्र रूप से विकसित होना शुरू कर सकता था। ज्ञानवर्धक चाय का एक घूंट पीने के बाद ये फैन ने कहा, आप यह निर्णय ले सकते हैं। उन्होंने हमेशा अपने बच्चों की स्वतंत्र अनुभव और विकास प्राप्त करने की इच्छा का समर्थन किया। शाखाएं और पत्तियां फैलाना कोई बुरी बात नहीं थी। ये परिवार हमेशा के लिए पूर्वी क्षेत्र जैसी जगह पर नहीं रह सकता था। अन्य प्रदेश, यहां तक कि संपूर्ण 10,000 सितारे द्वीप भी ये परिवार द्वारा शामिल किया जाएगा। इसलिए दीर्घायु संप्रदाय के लिए पहले यात्रा शुरू करना अच्छा होगा। एक बार निर्णय हो जाने के बाद दीर्घायु संप्रदाय ने तुरंत स्थानांतरण की यात्रा शुरू कर दी। संपूर्ण दीर्घायु संप्रदाय दक्षिणी क्षेत्र की ओर बढ़ रहा था। ये फैन इतना उदार था कि उसने ये जिन्हाई के लिए बड़ी संख्या में संसाधन तैयार किए। दीर्घायु संप्रदाय का विकास संसाधनों के बिना संभव नहीं होगा। उन्होंने ये जिन्हाई को 1 वर्ष के लिए परिष्कृत ज्ञानवर्धक चाय भी भेंट की, कुल 300 पत्तियां, जो गुरुओं के एक समूह को तैयार करने के लिए पर्याप्त थीं। दीर्घायु संप्रदाय केवल एकमात्र नवजात आत्माचरण ये जिन्हाई पर भरोसा नहीं कर सकता था। समय धीरे धीरे बीतता रहा। शिशु निर्माण अमृत के बिना ये परिवार उन्नति के लिए केवल अपनी साधना पर ही निर्भर रह सकता था। इसके लिए बहुत समय की आवश्यकता थी। हालांकि ये परिवार लगातार फॉर्म इन्फेंट हर्ब के बारे में समाचार खोज रहा था। ये परिवार चुपचाप अपनी ताकत बढ़ाता रहा। धीरे धीरे ये फैन को अपने लिए अधिक खाली समय मिलने लगा, क्योंकि अधिकांश मामलों में उसकी व्यक्तिगत भागीदारी की आवश्यकता नहीं थी। वह दिन भर चाय पीता रहता था। कभी कभी तो वह एक साधारण किसान का वेश धारण करके 1000 पत्तों वाले शहर में टहलता भी था। ये फान का विकास बहुत तेजी से हुआ। हालांकि उसके पास सिस्टम था जो गलत नहीं होता, लेकिन नश्वर दुनिया में घूमते हुए ये फैन ने पाया कि उसकी मानसिकता भी धीरे धीरे परिपक्व हो रही थी। ताओ के बारे में उनकी समझ हमेशा साधना द्वारा स्वयं को कष्ट देने से भी अधिक गहन प्रतीत होती थी। अंत में ये फैन ने 1000 लीफ सिटी में एक स्टॉल भी खोला। आध्यात्मिक चाय बेचना,
तथा कभी कभी भाग्यवान लोगों को ज्ञानवर्धक चाय उपलब्ध कराना। यह सब भाग्य से हुआ। बॉस, मुझे दूसरे दर्जे की आध्यात्मिक चाय का एक बर्तन दीजिए। दूसरे दर्जे की आध्यात्मिक चाय का एक बर्तन, एक मध्यम दर्जे का स्पिरिट स्टोन। बहुत से लोग इसे खरीद नहीं सकते थे। यह रहा। जल्द ही ये फैन एक छोटी ट्रे लेकर बाहर आया और चाय परोसने लगा। जब उसने ग्राहक को देखा तो ये फैन थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। क्या यह वानलू काउंटी के डुओबाओ मंडप से आया कियान बाओ नहीं है? वे दशकों पहले डोंगशी प्रांत में अलग हुए थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे उनसे दोबारा मिलेंगे। और कियान बाओ का साधना स्तर, उसे पता ही नहीं चला कि कब नींव स्थापना चरण तक पहुंच गया था। ऐसा लग रहा था कि उसका अपना भाग्य था। ये फैन ने अपना असली चेहरा नहीं दिखाया था, इसलिए कियान बाओ उसे पहचान नहीं पाया। आध्यात्मिक चाय की चुस्की लेने के बाद कियान बाओ आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके और उन्होंने गुआंगहे प्रांत की चाय की तुलना में वानक्सिंग द्वीप की चाय की प्रचुरता की प्रशंसा की। आखिरकार चाय घर गपशप करने की जगह है, यह अफवाह फैली कि कियान बाओ लाखों पहाड़ों के दूसरी ओर स्थित महान यू देश से हैं, जिसके कारण कई लोगों ने कियान बाओ से आग्रह किया कि वे उन्हें महान यू देश की परिस्थितियों के बारे में बताएं। ये साधक, जिनमें से अधिकांश वांशिंग द्वीप पर पैदा हुए थे, कभी भी इसे छोड़कर नहीं गए। वे लाखों पहाड़ों के दूसरी ओर स्थित भूमि राजवंशों के बारे में काफी उत्सुक थे। एक व्यापारी के रूप में, जिसे दोस्त बनाने में मजा आता था, कियान बाओ डुओबाओ पैवेलियन स्थापित करने के लिए 1000 पत्तों वाले शहर आए। स्वाभाविक रूप से उन्होंने मना नहीं किया और महान यू देश के मामलों पर बात करना शुरू कर दिया। उन्होंने आत्मा भक्षण संप्रदाय के शासन के तहत लोगों के कष्टपूर्ण जीवन से शुरू किया, जिसने गुआंगहे और डोंगशी प्रांतों पर कब्जा कर लिया था। महान यू देश के राजा ये संत की आसन्न मृत्यु और 3 मार्क्विस के बीच उत्तराधिकार के संघर्ष तक। चूंकि ये फैन गुआंगहे प्रांत की वर्तमान स्थिति के बारे में उत्सुक था, उसने अपने लिए एक बर्तन में चाय बनाई और सुनना शुरू कर दिया। जब उन्होंने सुना कि सम्राट यू का उपनाम भी ये है, तो उन्हें जुड़ाव का एहसास हुआ। ये उपनाम होने के कारण निश्चित रूप से कई उत्कृष्ट लोगों ने इस पारिवारिक नाम को साझा किया। फिर भी जब कियान बाओ ने बताया कि 3 महान मार्क्विस के नाम लॉर्ड युआनझो, लॉर्ड वेनचेंग और एक अनोखी महिला मार्क्विस हैं, जिन्हें थाउजेंड लीफ मार्क्विस के नाम से जाना जाता है, तो ये फैन को अंततः कुछ अजीब बात नजर आई। 1000 पत्ती मार्क्विस एक महिला थी। अनजाने में ही आधी रात होने वाली थी। जैसे ही कियान बाओ अपनी बात खत्म करने वाले थे, ये फैन बोला, कृपया जारी रखें, मैं आपके लिए एक और चाय बनाऊंगा। ये फैन ने बिना किसी मिश्रण के सीधे ही ज्ञानवर्धक चाय का एक बर्तन तैयार कर लिया। कियान बाओ थोड़ा उलझन में था। यह आदमी तो उसे बात खत्म ही नहीं करने दे रहा था। आखिर यह कौन था? वह दुकानदार है? किसी ने ये फैन की स्थिति पहचान ली। एक क्षण विचार करने के बाद कियान बाओ ने बैठने का निर्णय लिया। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि उसने ये फैन को पहले कहीं देखा है, हालांकि उसे पूरा यकीन था कि वह इस आदमी से कभी नहीं मिला था। जल्द ही ये फैन चाय का एक बर्तन लाया और उसे कियान बाओ के सामने रख दिया। जब कियान बाओ ने पहला घूंट चखा तो वह चौंक गया। उसने आश्चर्य से ये फैन की ओर देखा। बात करते रहो, मैं बाद में तुम्हारे लिए एक और बर्तन बनाऊंगा। कियान बाओ को एहसास हुआ कि उसकी मुलाकात एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से हुई है। हालांकि उसे नहीं पता था कि यह व्यक्ति महान यू देश के मामलों में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है, पर उसे पता था कि उसे बड़ी कामयाबी मिल गई है। इसलिए उसने फिर से बातचीत शुरू कर दी। 3 मार्क्विस पहले 2 सम्राट यू के प्रत्यक्ष वंशज थे। उनकी साधना का स्तर 1000 पत्ती वाले मार्क्विस जितना ऊंचा नहीं था, लेकिन वे कोर फॉर्मेशन चरण में थे। मुख्य बात यह थी कि यह अफवाह थी कि इन दोनों मार्क्विस के पीछे नवजात आत्मा चरण के साधक उनका समर्थन कर रहे थे, जिससे वे सम्राट यू के पद के लिए सबसे योग्य प्रतियोगी बन गए। अंतिम थाउजेंड लीफ मार्क्विस 10 वर्ष से भी अधिक समय पहले प्रबल जन्मजात प्रतिभा और ग्रैंड प्रिंसेस के समर्थन के साथ सामने आया था। वह 100 वर्ष की आयु से पहले ही कोर फॉर्मेशन स्टेज के शिखर पर पहुंच गई थी। यदि कोई बाहरी हस्तक्षेप न होता तो उसके नए सम्राट यू बनने की संभावना सबसे अधिक होती। हालांकि अब वह सबसे कमजोर दावेदार थी। इस हद तक प्रताड़ित की अदालत में बहुत कम लोग अब भी उसका समर्थन कर रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि पिछले वर्ष एक शक्तिशाली व्यक्ति ने आक्रमण कर थाउजेंड लीफ मार्क्विस को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। यदि ग्रैंड प्रिंसेस ने उसे बचाने के लिए अपना बलिदान न दिया होता तो वह मर जाती। यह अज्ञात था कि वह अपनी चोटों से उबर पाई थी या नहीं। अगले ही पल ये फैन के मन में हत्या का इरादा जाग उठा। चाय की दुकान में बैठे ग्राहकों ने ये फान के आभामंडल का विरोध करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, तनाव में घुट रहे थे।
ये फान को देखते हुए उनकी आंखें भय से भरी हुई थीं। यह आदमी कौन था और 1000 पत्तों वाले शहर में ऐसा शक्तिशाली व्यक्तित्व कब प्रकट हुआ? इस बीच ये फैन चाय घर के अजीब माहौल से बेखबर था, क्योंकि उसके दिमाग में 1000 पत्ती मार्क्विस की मौत की खबर घूम रही थी। 1000 पत्ती वाला मार्क्विस, जिसका उपनाम ये था, लगभग 1 दशक पहले ही प्रकट हुआ था। इन जानकारियों को मिलाकर ये फैन को यकीन हो गया कि 1000 पत्तों वाली मार्क्विस उसकी बहन ये शियाओ शियाओ थी। जब उसकी बहन ये शियाओ शियाओ को साधना के लिए ले जाया गया, तो ये फैन ने सोचा कि वह अमरता की साधना करने जा रही है। लेकिन किसने सोचा होगा कि वह एक शाही राजवंश की उत्तराधिकारियों में से एक बन जाएंगी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उनके प्रारंभिक साधना संसाधनों में शाही राजवंश की आभा को विकसित करने की विधि भी शामिल थी। हालांकि ये फैन को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि ये शियाओ शियाओ के पास सम्राट यू का वंश कैसे है, लेकिन वह जानता था कि किसी को भी उसकी बहन को धमकाने की अनुमति नहीं है। यहाँ तक कि अगर यह पूरे राजवंश के खिलाफ भी होता तो भी इसमें कोई अंतर नहीं होता। हे परिवार, इकट्ठा हो जाओ, ये फैन की उग्र आवाज पूरे 1000 पत्ती शहर में गूंज उठी। 1000 पत्तों वाले शहर के सभी साधक आकाश की ओर देख रहे थे, उनकी निगाहें ये फैन पर टिकी थीं। ये परिवार के मुखिया में इतना क्रोध क्यों उत्पन्न हुआ? उस समय चाय घर में बैठे किसानों ने अंततः ये फैन को ये परिवार के मुखिया के रूप में पहचान लिया। उसी समय कियान बाओ ने भी ये फैन को पहचान लिया। हरे सांप के परिवार का मुखिया ये परिवार, ये दानशी नवजात आत्मा चरण तक कब पहुंची? कियान बाओ के कान में एक संदेश पहुंचा, अगर तुम 1000 पत्तों वाले शहर में डुओबाओ मंडप का विस्तार करना चाहते हो तो सीधे प्रभारी व्यक्ति के पास जाओ। वे तुम्हें सबसे अच्छी जगह बताएंगे। उनसे कहो कि यह मेरी तरफ से है। ये फैन कियान बाओ के सामने चाय की 2 पत्तियां प्रकट हुई। ज्ञानोदय चाय, ये फैन द्वारा कियान बाओ के लिए इनाम। 1000 पत्तों वाले शहर में ये फैन का वचन ही कानून था। अगले ही क्षण 2 और आकृतियां आसमान में उड़ गईं। 2 और नवजात आत्मा अवस्था आभाएं उत्सर्जित हुईं। ये जिनतियन और ये जिनक्यू दौड़कर ये फैन के पास पहुंचे। उन्होंने ये फैन को पहले कभी इतना क्रोधित नहीं देखा था। ये परिवार के साधकों और निजी सैनिकों को इकट्ठा करो, मेरे साथ दयु राज्य चलो, तुम्हारी चाची को धमकाया गया है। ये फैन ने ये जियाओक्सियाओ की दुर्दशा साझा की। 3 नवजात आत्मा अवस्था साधकों के क्रोध ने पूरे 1000 पत्ती शहर में कंपन पैदा कर दिया। हे परिवार, इकट्ठा हो जाओ, 12 जादुई हथियार वाली उड़ने वाली नौकाएं, 100 से अधिक कोर फॉर्मेशन स्टेज साधक और सैकड़ों फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज साधक की आभाओं ने 1000 पत्ती वाले शहर को दबा दिया, जिससे शहर के साधक भय से कांपने लगे। वस्तुतः संपूर्ण ये परिवार, जिसमें महिला साधक भी शामिल थीं, चल पड़ा। इस बिंदु पर साधकों के समूह को एहसास हुआ कि उन्होंने ये परिवार को कम करके आका था। इस ताकत के साथ वे पहले से ही पूर्वी क्षेत्र में सर्वोच्च शक्ति थे। उड़ने वाली नौकाएं अंधीन समुद्रों को पार कर गईं और दीर्घायु संप्रदाय के साधकों से मिली, जो भी वहां पहुंचे थे। जैसे ही ये जिन्हाई को यह समाचार मिला, उन्होंने दीर्घायु संप्रदाय के साधकों को एकत्रित किया। यद्यपि दीर्घायु संप्रदाय ये परिवार की उच्च स्तरीय युद्ध शक्ति का मुकाबला नहीं कर सका, फिर भी साधकों की संख्या के मामले में वे ये परिवार से कहीं आगे थे। हवा में 30 जादुई हथियार से लैस प्रभावशाली उड़ने वाली नावें लटकी हुई थीं। ये परिवार ने 10,000 सितारों वाले द्वीप के सभी लोगों के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। जब वे पहली बार 100,000 पर्वतों पर आए तो ये परिवार बेहद सतर्क था, लेकिन वापस लौटने पर वे पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। 4 नवजात आत्मा अवस्था आभाओं ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी राक्षस रास्ते में अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत न कर सके। ये परिवार तेजी से दयु साम्राज्य की राजधानी झोंगशान प्रांत की ओर आगे बढ़ा। अन्यत्र झोंगशान प्रांत और थाउजेंड लीफ सिटी में साधना कक्ष में ये शियाओ के शरीर से ज्वाला की धाराएं उठीं, जिससे उसकी चोटें ठीक हो गईं। चांदी के बालों से भरे सिर वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति एक तरफ से चिंतित होकर ये शियाओ को देख रहा था। जब ये शियाओ ने अंततः अपनी साधना तकनीक का उपयोग करना समाप्त कर दिया, तो बूढ़ा आदमी जल्दी से उसके पास आया और उसके मुंह में एक अमृत भर दिया। अमृत लेने के बाद ये शियाओ के बेहद पीले चेहरे पर अंततः लालिमा लौट आई। दादी, मैं ठीक हूँ। ये जियाओ जमीन से उठने के लिए संघर्ष कर रही थी। कोर फॉर्मेशन के शिखर पर एक साधक को हिलने डुलने में भी कठिनाई हो रही है। यह दर्शाता है कि ये शियाओ की चोटें कितनी गंभीर थीं।